ओके, लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था बेटा? व्हाट वी डिड? relation between electric field and electric potential. So relation between electric field and electric potential, right? और वहां पे हमने डिस्कस किया था E is equal to minus dV by dr, और अगर हमने इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था? माइनस ऑफ डावा V by डावा x I कैप प्लस ऑफ डावा V by डावा y j कैप एंड प्लस ऑफ डावा V by डावा z k कैप। ये रिलेशन फॉर्म हुआ था ना? Yes, sir. ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने ये इस टाइप का क्वेश्चन करा दिया है कि आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इस वे में है और इसके अंदर हम स्क्वायर बना लेंगे ए पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए पॉइंट बी। इस टाइप की है प्रॉब्लम हमने सॉल्व? यस सर। Yes, sir. ठीक है, हेडिंग दे दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। समझते इसको लॉजिक के साथ। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हो सकता है? इक्वी का मतलब हो गया सेम एंड पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल। सो इक्वी पोटेंशियल इंप्लाइज कि वो सरफेस जिसके ऊपर पोटेंशियल हर जगह पे क्या रहेगा? सेम, राइट? सो इक्वी पोटेंशियल आर द सर्फेसेस व्हिच इज हैविंग द सेम पोटेंशियल थ्रू आउट द सरफेस, है ना? सो इक्वी पोटेंशियल का मतलब हो गया सेम पोटेंशियल on the surface. Yes or no? इक्वी मतलब सेम, पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल। सो इक्वी पोटेंशियल वो सरफेस है जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होना चाहिए? दैट शुड बी सेम। सो एवरी पॉइंट द पोटेंशियल ऑन द इक्वी पोटेंशियल सरफेस शुड बी सेम। यस और नो? राइट? अब मुझे एक बात बताइए सोच के, अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, सो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? व्हाट शुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस? जीरो। जीरो, करेक्ट। सो इसमें जो अगला पॉइंट है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस ऑन potential difference on equipotential surface will be zero. समझ में आ रहा? नाम से क्लियर है, क्लैरिटी है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इफ आई एम सेइंग, सो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब वो सरफेस जिसका पोटेंशियल कांस्टेंट हो, और अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है इंप्लाइज कि पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू व्हाट? जीरो। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब जरा मुझे एक बात बताओ, सोच समझ के अच्छे से बोलना। मान लो इक्विपोटेंशियल सरफेस, मैंने आपको बताया इट इज अ सरफेस व्हिच इज हैविंग सेम पोटेंशियल एंड देयरफॉर द पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। अगर मैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक जगह से मूव करा के दूसरी जगह पे लेके जाता हूं, इमेजिन करो ये पूरा इक्विपोटेंशियल है, और अगर मैं चार्ज पार्टिकल को इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से मूव करा के दूसरे पॉइंट पे लेके जाता हूं, तो कितना वर्क डन होगा? जीरो। Why it will be zero cost? Change in potential difference. करेक्ट। अब मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा कि पोटेंशियल में अगर आप चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। सो यहाँ का भी पोटेंशियल, पॉइंट 1 का पोटेंशियल इज सेम एज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 2। सो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी जो पॉइंट 1 पे है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट 2 पे है। और अगर मैं कोई चार्ज पार्टिकल को पॉइंट 1 से मूव करा के पॉइंट 2 पे लेके जा रहा हूँ, such that point 1 is having the same potential energy and point 2 is also having the same potential energy. इसका मतलब चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां लेके जाने में पोटेंशियल एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है, and since there is no loss of potential energy, therefore there will be no work done. Am I clear? सिंपल लॉजिक से बात करेंगे, है ना? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आप पोटेंशियल में चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, और सिंस ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका मतलब द पोटेंशियल एट पॉइंट 1 विल बी सेम एज द पोटेंशियल एट पॉइंट 2,
एंड द सेम चार्ज इज देयर एट 1 और 2, क्योंकि वही चार्ज को मूव करा के 2 पे लेके गए। implies कि potential energy at point 1 will be same as the potential energy at point 2। मतलब कि चार्ज पार्टिकल को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 लेके जाने में पोटेंशियल एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है। एंड सिंस देयर इज नो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या चार्ज पार्टिकल को 1 से 2 लेकर जाने में वर्क डन भी 0 होगा 0? यस और नो? Yes. Yes, sir. So the point will be, there will be no work done in moving charge on equipotential सरफेस। अगर आप चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कराते हो, उस केस में आपको कोई वर्क डन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा। हाँ राधिका बोलो बेटा, एनी डाउट राधिका? नो सर। ओके फाइन। अब जरा एक बात समझेंगे इसमें, ट्राई टू फिगर आउट। मान लो ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और इस इक्विपोटेंशियल में मैं चार्ज पार्टिकल को यहां से मूव करा के यहां पे लेके जा रहा हूं, फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर मैं चार्ज पार्टिकल को पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 पे जा रहा हूं, मतलब मुझे वर्क डन कोई करना नहीं पड़ा, क्योंकि जो पोटेंशियल 1 का है वही पोटेंशियल 2 का है। अब मुझे ये बताओ सोच के कि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होना चाहिए? व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस? परपेंडिकुलर। व्हाई वेस्ट? ऐसा क्यों बेटा वैष्णवी, परपेंडिकुलर क्यों? सर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है और डिस्प्लेसमेंट से। सो यस, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो क्या इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो भी इधर की तरफ ही होगा, राइट? फोर्स लगेगा वो भी इधर की तरफ होगा, और ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेन की तरफ हो गया, इधर की तरफ। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, इधर मेरा फोर्स हो गया। अब मुझे बताओ इस कंडीशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो क्या वर्क डन 0 होगा? वर्क डन 0 होगा। लॉजिकल बात है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में इफ द एंगल इज 90 डिग्री, देन ऑफ कोर्स द वर्क डन इज 0, है ना? तो क्या यहां से मुझे, कैन आई मेक अ पॉइंट that electric field will be always perpendicular to the equipotential surface? क्या हम ऐसा पॉइंट बना सकते हैं? क्योंकि इंस्टेड ऑफ परपेंडिकुलर अगर ये कोई भी एंगल पे लगा होता इलेक्ट्रिक फील्ड ना बेटा, तो इसका एक कंपोनेंट वर्क डन कर लेता, लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। एग्री कर रहे हो सब लोग? यस सर। सो द पॉइंट इज electric field is perpendicular to equipotential surface। एक बात मुझे बताइए, सबको ये लॉजिक समझ में आ गया? why I'm saying it is perpendicular? यस। हाँ, I'll repeat again। मैंने इसलिए बोला बेटा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा तो फोर्स भी फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड के फेवर में लगेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड के अगेंस्ट लगेगा, लेकिन उसी लाइन में लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। सो इलेक्ट्रिक फोर्स इस लाइन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है। सो लॉजिकल बात है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा इस केस में, दैट विल बी 90 डिग्री, एंड सिंस द एंगल इज 90 डिग्री, देयरफॉर द वर्क डन विल बी 0। Am I clear to everyone? तो पहला पॉइंट मैंने क्या फ्रेम किया? व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? पहला पॉइंट था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, नंबर 1। नंबर 2, इक्विपोटेंशियल सरफेस का किसी भी दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू 0, सेकेंड पॉइंट। नंबर 3, electric field will be always perpendicular to the equipotential surface।
इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। These 3 points, right? उसके बाद एक और पॉइंट हमने डिस्कस किया that there will be no work done if I am moving the charge from one point to the another point of equipotential surface. अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को लेके जाता हूं, मुझे कोई वर्क डन करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल? सबको समझ में आता पॉइंट? Yes. वेरी गुड। So now you tell me one thing. एक बात मुझे बताओ जरा बेटा। These are 4 important points. एक बात मुझे बताओ, क्या दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट कर सकता है क्या? Can two equipotential surface ever intersect? No, sir. Why? सर अगर उन दोनों का पोटेंशियल बोलो बोलो, एनीवन? प्रणिका और कौस्तुभ कोई भी बताओ। सर इफ दे इंटरसेक्ट तो फिर उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो फिर वहां पे दो डायरेक्शन होंगे। करेक्ट, सुपर्ब। मैं एक और लॉजिक देता हूं। अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट कर गया बेटा, तो क्या इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक ही जगह पे दो पोटेंशियल हो गया? एक तो ये सरफेस की वजह से और एक ये सरफेस की वजह से। इज इट पॉसिबल टू हैव टू पोटेंशियल एट द सेम पॉइंट? नो सर, it's not possible. So therefore we can conclude from this discussion that two equipotential surface can never intersect. Two equipotential surface can never intersect. Though equipotential surface can never intersect. Why it can never intersect? Because if they intersect, so at the point of intersection, they will be having two potential at a single point, which is not practically possible. At one point, we'll have only one potential, right? So therefore, two equipotential surface can never intersect, right? So अभी तक हमने क्या क्या points बनाया regarding equipotential surface? I'll summarize them. Number one, all the points on the given equipotential surface will have same potential. तभी तो उसका नाम इक्विपोटेंशियल है, हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। नंबर वन। नंबर टू, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0। दो पॉइंट पे के सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0। थर्ड पॉइंट, there will be no work done if I am moving charge from one point to the other point on the equipotential surface. Fourth point, since there is no work done on moving a charge from one point to the other point on the equipotential surface, electric field will be always perpendicular to the equipotential surface. Electric field will be always perpendicular to equipotential surface. Next point, that two equipotential surface can never intersect. And why it can never intersect? Because if they intersect, at the point of intersection, they will be having two potential, which is not practically possible. So therefore, two equipotential surface can never intersect. Am I clear with these points, everyone? सबको समझ में आए ये सारे points? Yes. Okay, great. I'll be making simple questions. मान लो कि मैंने आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे प्लॉट करके दिया है। This is what I have given you the plot of equipotential surface. Simple. मान लेते हैं, अच्छा बिफोर दैट, इसके पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। टाइप्स ऑफ okay, great. Types of equipotential surface. Types of equipotential surface. Okay. मान लो बेटा कि मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है। आई एम हैविंग ए पॉइंट चार्ज।
So for this point charge, what will be the nature of equipotential surface? Spheres. Sphere, yes, बिल्कुल सही, क्योंकि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा, and for this the equipotential surface will be spherical in nature. होगा ऐसा? And as we know that electric field जो इसके लिए पास करेगा, so we know this electric field always originates perpendicular and terminate perpendicular. So this is basically a point charge and positive charge. So electric field इसके लिए बाहर की तरफ जाएगा, right? So this is the direction of electric field, always directing outward. और ये इसका equipotential surface हो गया, and this equipotential surface will be what? Spherical होगा. Point charge के लिए equipotential surface जो होगा that will be spherical in nature. Am I clear, everyone? For point charge, equipotential surface will be spherical in nature. अच्छा, मुझे एक बात बताओ बेटा, ये यहाँ पे मैं point 1 ले लेता हूँ, and here we are having point 2 and here we are having point 3. क्या point 1 का potential point 2 के बराबर है? Yes. Yes. Yes, sir. क्या point 2 का potential point 3 के बराबर है? No, No, sir. sir. बिल्कुल नहीं. ऐसा नहीं होगा कि एक पॉइंट आप किसी और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लो और दूसरा पॉइंट आप किसी और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लो और आप ये बोल दो कि दोनों का पोटेंशियल सेम है. दिस इज नॉट करेक्ट. एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस में हर पॉइंट का पोटेंशियल हियर इस पे जितने सारे पॉइंट्स होंगे ना, दिस ऑल पॉइंट्स विल हैव सेम पोटेंशियल. लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक पॉइंट मेरा ये वाले सरफेस का और दूसरा पॉइंट ये वाले सरफेस का और इन दोनों का पोटेंशियल सेम है. इट्स नॉट करेक्ट. एक ही पॉइंट के एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन इफ यू विल बी चेंजिंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस तो उसका पोटेंशियल अलग अलग होगा. गॉट द पॉइंट? समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ बेटा, इन दोनों में से किसका पोटेंशियल ज्यादा है? पॉइंट 1 का पोटेंशियल ज्यादा है कि पॉइंट 3 का पोटेंशियल ज्यादा है? Point 1. पॉइंट 1. Why? Point 1. Why? Inversely proportional to distance. We know कि इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स फ्रॉम वेयर टू वेयर, हायर पोटेंशियल टू लोअर की लोअर से हायर. इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाता है? Higher. Here to low. हायर टू लोअर. Higher to lower. सुपर्ब. सो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर की तरफ जा रहा है, मतलब इधर जो चार्ज के नजदीक वाला पॉइंट होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, और जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. राइट? सो अगर आपके पास पॉइंट चार्ज है और आपसे कोई पूछे कि पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, सो फॉर द पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी स्फेरिकल इन नेचर. एम आई क्लियर? ये आपको वेवलेट में या वेव फ्रंट में भी पढ़ाया जाएगा, वेव ऑप्टिक्स में. मान लो इंस्टेड ऑफ पॉइंट चार्ज, नाउ इफ वी आर हैविंग अ लाइन चार्ज, अगर पॉइंट चार्ज की जगह पे मेरे पास लाइन चार्ज है, अब कैसा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस? Cylindrical. सिलेंड्रिकल. सुपर्ब. वेरी गुड. सो अगर आपका सरफेस लाइन चार्ज है, सो फॉर लाइन चार्ज the equipotential surface will be cylindrical in nature. इसके लिए जो हमारा equipotential surface होगा that will be what? Cylindrical equipotential surface, है ना? So अगर point charge है, then in that case equipotential surface will be spherical. If we are having line charge, so for that equipotential surface will be cylindrical. Is it clear? अब मुझे एक बात बताओ बेटा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है like this, ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, अच्छा ये कैसे डिसाइड किया तुमने किया इस केस में कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? Parallel lines.
Superb. Parallel lines and equidistant lines. So these lines are parallel and equidistant. So therefore, electric field at this point, in fact, all the points here will be same. अब इस सारे पॉइंट्स ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस? सर प्लेनर। प्लेनर, यस करेक्ट. इस तरह के जो सरफेस होंगे और दिस टाइप ऑफ सरफेस equipotential surface will be planar in nature. Planar equipotential surface, right? So अगर आपके पास जो surface है, if it is a point charge, so for point charge equipotential surface will be spherical. For line charge equipotential surface will be cylindrical, and for constant electric field equipotential surface will be planar in nature. So these are three most common types of equipotential surface जो हमें deal करना है. Agreed? Is it clear? Equipotential surface. Okay. Equipotential surface में हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम. एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जीरो. नो वर्क डन, क्योंकि पोटेंशियल ही सेम है तो वर्क डन किधर से होगा? अगर वर्क डन नहीं है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. और कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता. एंड व्हाई इट कैन नॉट इंटरसेक्ट? बिकॉज if they intersect, at the point of intersection will be having two potential at a single point, and that is not practically possible. So therefore two equipotential surface cannot intersect, and these are the three common types of equipotential surface, which is a spherical, cylindrical and planar. Am I clear? Yes. समझ में आया सभी को यहाँ तक पॉइंट? Yes. Okay. I'll be making few simple questions. मान लो बेटा कि मैं आपको इक्विपोटेंशियल प्लॉट करके दे रहा हूं. That to be like this. And so on. एक और बना देते हैं. This is 90 volt, 80 volt, 70 volt, 60 volt and so on. Constant है and distance is 2 meter है. Plot electric field lines and also find magnitude of electric field. करिए. सर इसके पीछे का स्लाइड दिखाइए. Done? Yes sir. Okay. चलो आया क्या बेटा इसका आंसर?
पहले तो मुझे ये बताओ इक्विपोटेंशियल सरफेस इस केस में जो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जिस केस में बनेगा वो लेफ्ट से राइट की तरफ बनेगा कि राइट से लेफ्ट की तरफ बनेगा? लेफ्ट टू राइट। Left to right. Left to right. Correct, superb. And why we are doing so? Because we know electric field lines always move from higher potential to lower potential. पहली बात। दूसरी बात मुझे ये भी मालूम है, करेक्ट बेटा, देखो इसमें जो हमने पढ़ा वो सारा एप्लीकेशन आपको आ जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन हो जाएगा फील्ड लाइंस का। व्हाई? बिकॉज वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इधर से इधर की तरफ जा रहा है, हायर टू लोअर। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो वो भी आ गया, इलेक्ट्रिक, ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड दीज फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी कवर हो गया। अब मैग्नीट्यूड कैसे बताओगे? सो मुझे ऑलरेडी मालूम है कि E is equal to dV by dr. So electric, I'm ignoring the minus sign. So क्योंकि मैं ऑलरेडी 90 minus 80 करने वाला हूँ। So dV का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। So 90 minus of 80 or 80 minus of 70, whatever you want, divided by the distance 2. So electric field is equal to 10 by 2 and that is equal to what? 5. So am I getting electric field as 5 Newton per coulomb? So इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा दिस विल बी इक्वल टू 5 न्यूटन पर कूलम। एम आई क्लियर? समझ में आया पॉइंट? Yes, sir. ओके, शैल आई मेक मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइप? ऐसा और बना दूं, एक और करो। मान लो ये मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। And these are my equipotential surface. Let's this to be x dash, this to be y and y dash. This is my 5 meter here. सब equidistance है, 5 meter का है. This is of 37 degree, 90 volt, 80 volt, 70 volt and 60 volt. Plot electric field lines. And also find magnitude of okay, Vaishnavi is getting 2 और किसी का तो आया था, प्रणिका is getting 1.2. okay, क्या करेंगे? पहले तो मुझे ये मालूम है that electric field lines तो भैया इस पे हमेशा perpendicular होगा equipotential surface, right? So the one point is this, that it will be always perpendicular, so it will be something like this. होगा ऐसा? And this will be the direction of electric field. Yes, electric field का ये direction हो जाएगा and this will be the direction. Agreed everyone? होगा ये direction बेटा electric field का? Yes, sir. Now first क्यों ऐसा direction क्यों किया मैंने? Because we know electric field lines always move from higher potential to lower. So 90 से 60 की तरफ electric field lines जाएगा, 60 से 90 की तरफ नहीं आएगा। पहला बात तो ये। दूसरा पॉइंट, ये पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। गुड पीयूष, वेरी गुड। ये मेरा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, दैट वी वांट टू हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड
का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, कौन सा डिस्टेंस लेना है? शुड आई टेक 5 या ये लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इफ दिस इज 37 and this is completely perpendicular here, so this is 90 degree here. So if this is 37, this will be 37 and this is what, 90. So अगर ये 37 है तो ये भी 37 होगा, और अगर ये 37 होगा तो ये 53 डिग्री का एंगल होगा. And if this is 53 degree, so this will be again here and that is equal to 37 degree. होगा या नहीं? अगर ये एंगल मैंने 37 बोला है बेटा, so this will be 37 and if this is 37 this will be 53, और अगर ये एंगल 53 डिग्री है and this is 90, so this will be of course 37 degree. Right or wrong? Is it clear? अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं which is potential difference dV by dr, उसमें ये dr कौन सा लेना है? Should I take the perpendicular distance कि कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं? Perpendicular. I want the logic. Why will I take the perpendicular distance? Why will I take the perpendicular distance? Because there must be some logic behind that, ना? ऐसे थोड़ी हम blindly कुछ भी ले लेंगे. पर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वो इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलर होता है. बराबर बेटा गौरव, बिल्कुल सही है. इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के डायरेक्ट नंबर इक्विपोटेंशियल सरफेस जो परपेंडिकुलर होता है, that I agree. But what is the reason behind this? कि why I'm taking this perpendicular? नहीं श्रावणी, that is not correct. याद करो बेटा, मैंने आपको बताया था कि potential energy is negative of work done by conservative force. Do you remember this? Potential energy is negative of work done by conservative force. Yes, sir. And if you remember, मैंने work done की जगह पे लिख दिया था -F into dr. And I have removed this term cos theta. Do you remember this? When I was establishing the relation between electric field and potential energy, उस समय में मैंने ऐसा ही लिखा था work done F into dr. इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स और dr के बीच में एंगल कितना होना चाहिए such that कि वो 1 हो जाए? Should it be 0? Right? तो इस केस में जो मुझे dr लेना चाहिए और जो F होगा, फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो dr भी इधर ही लेना पड़ेगा मुझे. सो क्या मुझे ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा? शुड आई टेक दिस डिस्टेंस? Yes. ग्रेट, वेरी गुड. सबको समझ में आया? प्लनिका, आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई सेड? और Yes. क्यों मैंने ये dr नहीं लिया और क्यों मैंने ये dr लिया, वो समझना जरूरी है. अदरवाइज वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर मजा नहीं आएगा. दिस dr वी हैव टू टेक. एंड व्हाई? क्योंकि मैंने वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स की जगह पे सिर्फ मैंने F into dr लिखा था, और मैंने तब ये नहीं बताया था आपको, क्योंकि फोर्स और dr के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा तभी कॉस का वैल्यू 1 हो जाएगा. एंड देयरफॉर वी कैन राइट वर्क डन एज F into dr, और वहां से हमारा वो रिलेशन फॉर्म हुआ था. सो दिस विल बी dr. अगर ये मेरा 37 डिग्री का एंगल है एंड इफ दिस इज 5 मीटर, सो दिस डिस्टेंस विल बी 5 of sin 37 डिग्री. सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालोगे F पोटेंशियल डिफरेंस, सो बेटर वे आई राइट इट बाय डेल्टा dV by dr, so implies this will be what, 10 over 5 into sin 37 degree. Now sin 37 degree is what, 3 by 5. So 10 into 5 into 3 by 5, so this is 1. So electric field will be equal to 10 by 3, or we can say 3.33 Newton per coulomb. This will be the magnitude of electric field. Is it clear to everyone? समझ में आया सभी को कैसे किया हमने? Yes, sir. और कराओ इस टाइप का कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? मैंने हर टाइप, इसमें दोनों टाइप का प्रॉब्लम ले लिया आपको. इसमें समझना क्या है और हमें क्या ध्यान में रखना है? So number one that we need to understand is कि electric field will be always perpendicular to equipotential surface. Number one point. Number two point, that electric field lines will always move from higher potential to lower potential. और अगर पोटेंशियल डिफरेंस से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस केस में जो आप dr लोगे, that dr should be perpendicular to the equipotential surface. या मयूर, 1 सेकंड है बेटा. Is it clear? समझ में आया सभी को यहाँ Yes, तक? sir. Yes, sir.
मयूर होने के बाद मुझे बता, फिर आगे बढ़ते हैं। डन सर। चलिए इस पे एक थोड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन करते हैं। इंटेलिजेंट क्या, आसानी है। हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए बात करते हैं, पॉइंट चार्ज के लिए बात करते हैं। मुझे बताओ बेटा, पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? स्फेरिकल। करेक्ट, सुपर। एक स्फीयर, ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपको मुझे ये बताना है कि जैसे जैसे मैं ये चार्ज से दूर जाता जा रहा हूं, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस और दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का ये जो गैप है, एज वी मूव अवे फ्रॉम दिस चार्ज, तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस और दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कि सेम रह रहा है फॉर पॉइंट चार्ज? इंक्रीज हो रहा है। सक्षम कैसे बेटा, इंक्रीज कैसे होगा? कैसे इंक्रीज होगा? जो समझ में आ रहा है बोलो ना, विल डिस्कस दैट आफ्टर दैट। इंक्रीज हो रहा है ऐसा कैसे डिसाइड किया? सर कभी वो भी इसका मतलब वो क्या करंट का वो मैग्नेटिक वो ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। पहली बात, कभी भी बोलने से हेजिटेट मत करो, गलत होने कोई बड़ी बात नहीं है। इफ यू आर डूइंग रॉन्ग इंप्लाइज यू आर डूइंग गुड। तो कभी भी गलती से भागना नहीं है। और यहाँ पे हमें सीखना है, और सीखोगे कब? जब आप उसको प्रैक्टिकली फील करोगे। ऐसा कभी मत पढ़ना, और अभी भी आपके पास टाइम है, अगर ऐसे पढ़ रहे हो तो उसको इम्प्रूव करो। कभी भी ऐसा नहीं कि जो टीचर ने बताया वो रट लेना, कुछ नहीं। यू यूज योर ब्रेन, अपना ब्रेन लगाओ, सोचो क्या ऐसा हो सकता है। हो सकता तो सर आप उसको प्रूफ करो। सारे चीजों को प्रूफ किया जा सकता है, फिजिक्स में खासकर। केमिस्ट्री बहुत सारे एक्सेप्शन होंगे, इन फिजिक्स में मैक्सिमम चीज को प्रूफ किया जा सकता है। हाँ, कुछ एक ऐसा पार्ट है जो हाइपोथेसिस के बेसिस पे है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। नो ऑप्शन ऑन दैट। ओके, सार्थक इज सेइंग decrease because electric field is decreasing. Okay, Piyush is saying sir V is equal to 1 by R, then it should increase. V is equal to 1 by R. अच्छा अच्छा, ओके ओके। पीयूष, लेकिन वो तो वोल्टेज का रिलेशन था। मैंने बोला दो वोल्टेज का जो डिफरेंस है ना, वो दो सरफेस के बीच का गैप, इसके बारे में पूछ रहा हूँ। ये दोनों सरफेस के बीच के गैप के बारे में पूछ रहा हूँ। थोड़ा और सोचो। हाँ वैष्णवी, वाई इज इट डिक्रीजिंग बेटा? डिक्रीज क्यों कर रहा है? वाई इज इट डिक्रीजिंग? जो समझ में आता है बोलिए, या चैट में लिखो, वाई इज इट डिक्रीजिंग? मैं बताता हूँ। If we differentiate dV by dr, it would be negative. It would be negative. Okay. देखो एक अच्छा लॉजिक इसने लाया। मैं कॉस्ट विदाउट डिफरेंशिएशन पहले प्रूफ करता हूँ, विद डिफरेंशिएशन आप सोचोगे। एक काम करते हैं, लेट मी से कि इस वाले का रेडियस r1 है और बाहर वाले का रेडियस r2 है। कॉस्ट तुम डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि मैं आपसे डीवी नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा हूं, कांस्टेंट होना चाहिए। सो अगर डीवी कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, राइट? आई टेल यू व्हाट आई एम सेइंग। मान लेते हैं मैं इनर सरफेस का रेडियस इफ आई एम टेकिंग r1 एंड द रेडियस ऑफ आउटर सरफेस आई एम टेकिंग एज r2। सो इनर वाले सरफेस का पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा? विल इट बी इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught q over r1? और क्या बाहर वाले सरफेस का पोटेंशियल हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon naught q over r2? अच्छा, ओके 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 ओके।
ओके, गुड थॉट। पीयूष बहुत अच्छा सोचा है। अब जरा पीयूष मुझे एक बात बताओ, उसमें कुछ माइनस साइन था क्या पहले से? पीयूष, was there minus sign there? You have thought it in the right way. माइनस साइन था क्या वहां पे? Sorry, Planika is saying this, ना? हाँ, Planika, is there minus sign there in that relation? Planika, उसमें माइनस साइन है क्या रिलेशन में, जो आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है एंड v को कांस्टेंट रखना है? So is there minus sign in that formula? Yes, sir. Why you are ignoring that minus sign? You are ignoring that minus sign, ना? Yes, sir. सोचो जरा उसके बारे में। Okay. V1, the potential I have taken on this surface as V1, 1 by 4 pi epsilon naught q by R1, और ये surface का potential है 1 by 4 pi epsilon naught q by R2. You tell me कि which potential is more, कौन सा ज्यादा है? V1 ज्यादा है, V2 ज्यादा है? V1 is more. So I am taking V1 minus V2. If you want, you can take V2 minus V1. That will come in negative, and this will come in positive. So I am going with V1 minus V2. So 1 by 4 pi epsilon naught q by R1 minus of 1 by 4 pi epsilon naught q by R2. ये टर्म मुझे कांस्टेंट चाहिए। कौस्तुभ, जो आप डिफरेंशिएट कर रहे थे ना, वो नहीं बेटा, मुझे V1 माइनस V2, इस दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए और वो कांस्टेंट रहना चाहिए। सो हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। सो V1 माइनस V2, if I am taking common, so q over 4 pi epsilon naught 1 by R1 minus of 1 by R1. So V1 minus V2 is equal to q by 4 pi epsilon naught R2 minus R1 by R1 into R2. So what I'll be getting from here, that R2 minus of R1 is equal to 4 pi epsilon naught into V1 minus V2, V1 minus V2 into R1 into R2 by Q. Am I getting this relation? आ रहा है? अब देखो, V1 minus V2 मतलब मुझे दो सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखना है। So I want to have V1 minus V2 as constant, है ना? ये वाला सरफेस और ये वाले सरफेस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट आई नीड टू हैव कांस्टेंट। सो 4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, V1 माइनस V2 भी कांस्टेंट है। सो क्या मुझे यहाँ से रिलेशन मिला कि R2 माइनस R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 इंटू R2, और यही R2 माइनस R1 ना दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप है, विच इज R2 माइनस R1। Is it fine what I said? समझ में आया? ये जो टर्म है R2 minus R1, is this R2 minus R1 the gap between two equipotential surface? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. और यही हमें देखना है। अब मुझे एक बात बताओ, and I want to have the potential difference constant. ध्यान रखना, V1 minus V2 मुझे constant चाहिए। So let me have this as X. So X is directly proportional to R1 into R2. अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जैसे जैसे मैं यहाँ से आगे जाता जा रहा हूँ, R1 into R2 का प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? Increase. As we are moving away from here, R1 and R2 both are increasing, so therefore the product will also increase. So as you are moving away from this point charge, the product of R1 and R2 is increasing, and if the product of R1 and R2 is increasing, so will this X increase or decrease? Increase. Yes, of Increase. course, it is directly proportional, right? So यहाँ से मुझे क्या रिलेशन मिला, that if I want to have same potential difference between two equipotential surface, and if we are moving away from that point charge, so दो equipotential surface के बीच का जो gap होगा, that will start increasing, वो increase होने लगेगा। सृष्टि, instead of writing R2 minus R1, I have written X. X is this, the gap between two equipotential surface. Am I clear? समझ में आया सभी को ये पॉइंट?
यस सर। नोट कर लीजिए। सर इसके बाद लास्ट स्लाइड दिखाओ ना। इसके पहले का डन सर। ओके। हाँ, ओके, we can think by that way also. Cost. Is it fine? Clear with everyone? यस सर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। पीयूष, समझ में आया बेटा ये प्रॉपर्ली कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किया हमने अभी? यस सर। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। एक बार मैं सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समराइज कर देता हूँ। इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से क्लियर है, वो सरफेस जिसका पोटेंशियल सेम है, नंबर 1। नंबर 2, अगर उस सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इंप्लाइज पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी 0, नंबर 1। नंबर 2, 3 इज कि अगर आप वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी चार्ज पार्टिकल को, इफ यू आर मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, देयर विल बी नो वर्क डन, क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी भी सेम होगा तो वर्क डन का आएगा। और अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस को बेचार्ज पार्टिकल को मूव कर रहा हूं और अगर कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, इंप्लाइज कि इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। फाइन। एंड द लास्ट वी डिड इज कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर गया तो एक ही पॉइंट पे दो पोटेंशियल हो जाएंगे, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। उसके बाद हमने आगे और क्या डिस्कस किया कि इफ वी आर हैविंग पॉइंट चार्ज, सो फॉर पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी स्फेरिकल इन नेचर, फॉर लाइन चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी सिलिंड्रिकल इन नेचर, एंड फॉर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी प्लेनर इन नेचर। Am I clear, everyone? यहाँ तक समझा प्रॉपर्ली सभी को? यस सर। Yes, sir. ग्रेट। हेडिंग दे दो बेटा, नेक्स्ट विल डिस्कस, और इसके बाद आपका एक्चुअल 12th स्टार्ट हो जाएगा। ओके, पीयूष हैज अ वेरी जेन्युइन एंड गुड क्वेश्चन। पीयूष क्या बोल रहा है कि सर अगर एक चार्ज पार्टिकल को मैं ये वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस से ये वाले सरफेस पे लेकर जाऊं, ये पूछ रहा हूं ना पीयूष, तो वर्क डन होगा या नहीं? यस सर। ओके, गुड क्वेश्चन है बाय द वे। अगर मैं चार्ज पार्टिकल को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लेकर जाऊं तो क्या वर्क डन होगा या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. होगा, बिल्कुल होगा। अगर आप चार्ज पार्टिकल को एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे घुमाते हो तब वर्क डन नहीं होगा। अगर आप एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लेकर जा रहे हो तब वर्क डन होगा। इज इट फाइन बेटा? यस सर। गुड एंड वेरी गुड। हेडिंग दे दो, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल 12th का चालू होगा। नहीं, इसके बाद व्हेन वी गो टू द गॉस लॉ, ये भी 11th का ही है। ओके सर। हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज, डाइपोल मतलब दो। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल इंप्लाइज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस प्लस q and minus q, that both the charge should have same magnitude and separated by some distance d. So ये जो कॉम्बिनेशन बना इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब हो गया टू चार्जेस of opposite nature, one plus and the next one is minus, and if the charges are separated by the some distance d, this combination is called electric dipole, right? Dipole मतलब डाई मतलब दो, पोल मतलब two poles. One is the positive charge, positive pole, and the next one is negative charge, which is negative pole, right?
अब सवाल ये उठता है कि सर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल ही क्यों पढ़ा रहे हो, आप इलेक्ट्रिक डाइपोल क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, 3 पोल्स क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्वार्टर पोल क्यों नहीं पढ़ना है हमें? Why we have to only deal with electric dipole only? Sir, because दो ही charges है, positive and negative, so. Okay. So बेटा प्रांजल ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, 2 प्लस रख के 1 माइनस कर दे, या 3 प्लस रख के तीनों माइनस कर दे. We can make various combination ना 2 चार्ज से. Sir, but magnitude भी same होना चाहिए ना? Okay, okay, fine. इसका रीजन ये है कि जब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कि एक चार्ज जो एक एटम जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, whether it is making इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड, सो जो इलेक्ट्रॉन का डोनर है दैट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है, आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है दैट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज. सो जब बॉन्ड बन रहा है, जब एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है बिकॉज ऑफ द 2 एटम्स, तो वो कंपाउंड में कौन सा चार्ज बना? पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो क्या जितने अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज बने, क्या उतने ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज बनेगा? इफ देयर इज अ कंपाउंड देन यस सर. राइट, दैट इज द केस फॉर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. लेकिन अगर कोवैलेंट बॉन्ड है तो जहां पे पार्शियली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे भी पॉजिटिव नेगेटिव बनता है. एक के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव होता है और एक के ऊपर डेल्टा नेगेटिव होता है, क्योंकि वहां पे उसने इलेक्ट्रॉन को पूरा डोनेट नहीं किया, पार्शियली शेयर किया है, और दूसरे ने पार्शियली एक्सेप्ट किया है. तो जिसने पार्शियली एक्सेप्ट किया है दैट विल हैव देन माइनस नेगेटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव, और जिसने पार्शियली डोनेट किया है उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा. अगर कंप्लीटली डोनेट किया होता तो प्लस, कंप्लीटली एक्सेप्ट किया होता तो माइनस, पार्शियली डोनेट कर रहा है तो डेल्टा प्लस, पार्शियली एक्सेप्ट कर रहा है तो डेल्टा माइनस. यस और नो? यस सर. तो जब कोई एक कंपाउंड बन रहा है उस केस में एक 2 कॉम्बिनेशन फॉर्म हो रहा है, एक प्लस चार्ज का कॉम्बिनेशन फॉर्म हो रहा है और एक माइनस चार्ज का कॉम्बिनेशन फॉर्म हो रहा है. ये जो कॉम्बिनेशन होता है और वो दोनों प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में एक डिस्टेंस होता है, उसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं. इफ यू रिमेंबर इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में आपको पढ़ना है, बॉन्ड लेंथ होता है वो, राइट. वो जो बॉन्ड लेंथ होता है, दिस इज दैट डिस्टेंस डी, जिसको हम फिजिक्स में डी से डिनोट करेंगे, राइट. और ये जो डाइपोल है बेटा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. इससे आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड ऑल दैट. वो इसमें से मैग्नेटिक स्पिन होता है इलेक्ट्रॉन का, उस मैग्नेटिक स्पिन की वजह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, राइट. और भी उसमें बहुत सारे डिविजन्स है जिसमें ये डाइपोल का बहुत वाइड एप्लीकेशन है, राइट. तो हमें इसी डाइपोल को समझना है एंड फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, नॉट विद केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या हो गया? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चार्जेस, one प्लस एंड द नेक्स्ट वन इज माइनस, एंड दीज 2 चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. कुछ डिस्टेंस से ये दोनों चार्ज सेपरेट होगा. इज इट क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो डिस्टेंस होगा बिटवीन दीज 2 चार्जेस प्लस एंड माइनस फॉर डाइपोल, ये डिस्टेंस छोटा होना चाहिए कि बड़ा होगा? और बहुत छोटा. बहुत छोटा. सर स्मॉल. very very small. This is a bond length actually. तो एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 के राउंड. तो ये d बहुत छोटा होगा हमारे कैलकुलेशन के लिए. अब इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन हमारे लिए फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है. सुनना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is from negative charge to positive charge, right. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है. केमिस्ट्री में कहाँ होता है, याद है किसी को? पॉजिटिव टू पॉजिटिव. ऐसा क्यों? जो इलेक्ट्रॉन का है. गुड. तो बताया क्या मैंने पहले ये बात आपको? यस सर. सुपर सुपर. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फिजिक्स में माइनस, सबको बता देता हूं इन जनरल. फिजिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज. इन केमिस्ट्री इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विल बी फ्रॉम प्लस चार्ज टू माइनस चार्ज. दोनों में उल्टा होता है. हालांकि दोनों का सेंस एक ही है,
जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वही डायरेक्शन होता है। सो अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रख दोगे नेगेटिव चार्ज को, तो ये इस पे रिपल्सन लगाएगा, ये इस पे अट्रैक्शन लगाएगा, एंड देयरफॉर नेगेटिव चार्ज विल मूव इन दिस डायरेक्शन। तो इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, फ्रॉम माइनस टू प्लस। लेकिन आप केमिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो जिस एटम पे प्लस चार्ज है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, और जिस पे माइनस चार्ज है उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा। इसलिए केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विल बी फ्रॉम प्लस टू माइनस, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का डोनर है और जो माइनस है वो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है, इसलिए उधर प्लस से माइनस होगा, राइट। लेकिन फिजिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विल बी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मूव करने का जो डायरेक्शन होगा वो माइनस से प्लस की तरफ ही होगा। Am I clear everyone? So ध्यान रखना, for physics electric dipole moment will be from negative to positive charge because that is the direction of movement of electron in physics. लेकिन अगर आप केमिस्ट्री के लिए बात करोगे, so for chemistry electric dipole moment will be from positive to negative charge, क्योंकि एटम जिसके ऊपर प्लस चार्ज है उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, और जिसके ऊपर माइनस चार्ज उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, इसलिए उधर प्लस से माइनस होता है और इधर फिजिक्स में माइनस से प्लस होता है। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। है ना? चाहिए तो आप बाजू में लिख लो कि इट्स अ डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन विल मूव। इट इज द डायरेक्शन in which electron will move. Okay, great. अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं बेटा P वेक्टर से, and P is equal to Q into D. ध्यान रखना, P will be equal to Q into D, where Q is the magnitude of one charge. Q ये हो गया इस चार्ज का मैग्नीट्यूड, माइनस या प्लस फर्क नहीं पड़ता, बस सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड लिखना है। सो P will be charge into the distance between the two charges. Here D stands for distance between two charges. Is it clear? So electric dipole moment will be directed from negative charge to positive charge, number one, and electric dipole moment is given by the product of charge and the distance between the two charges. Now what will be its unit? Unit क्या होगा इसका? कूलम मीटर, करेक्ट। चार्ज का हो गया कूलम, डिस्टेंस का हो गया मीटर, सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विल बी कूलम मीटर। Okay. What will be its dimension of electric dipole moment? डायमेंशन कितना होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का? डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, करेक्ट, चार्ज का हो जाएगा करंट इनटू टाइम, AT या IT, whatever you want to write, और ये हो गया आपका L. So A1 T1 L1 will it be the dimension of electric dipole moment? Right? Will it be a scalar quantity की वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। ऑलरेडी मैंने बताया कि डायरेक्शन है ये, तो ये बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी। Is it clear? So electric dipole moment is a vector quantity and it will be directed from negative charge to positive charge, number one. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू होगा इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डी। हालांकि मैग्नीट्यूड बोला गलत है क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। इट्स यूनिट विल बी कूलम मीटर, डायमेंशन विल बी m0 l1 t1 a1 and it's a vector quantity. Is it fine? Yes. Yes, sir. I'll do एक दो क्वेश्चंस करते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे फिर विल वाइंड। मान लो
here we are having the charge, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। यहाँ पे चार्ज मेरे पास मान लेते हैं कि माइनस क्यू है, और यहाँ पे सॉरी -2q है, एंड हियर वी आर हैविंग +q, और यहाँ पे भी मेरे पास +q है। इसके बीच का भी डिस्टेंस d है, एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो गिवन d। फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट। d और ये डिस्टेंस भी d है। सो फाइंड नेट dipole moment. Let me assume that this is my x-axis, x dash, y dash. What will be its net dipole moment? जीरो। पृथ्वीराज, ओके, साहब ने वेरी गुड बेटा। देखो ये जो यहाँ पे टर्म है ना, -2q है, सो माइनस, करेक्ट, सो -2q को व्हाट वी कैन से बेटा, क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी कैन सेग्रीगेट देम। और कैसे आप सेग्रीगेट करोगे इसको, -2q को, वी कैन सेग्रीगेट लाइक दिस। सो यहाँ पे मेरे पास एक +q हो गया, -q, -q, and here we are having what, +q, और एक डिस्टेंस d इधर की तरफ हो गया, एंड द डिस्टेंस d is here। -2 को के जस्ट हमने सेग्रीगेट करके लिख दिया। एंड आई नो दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, माइनस से लेकर प्लस तक। एक डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ हो जाएगा p, और ये भी इधर की तरफ हो जाएगा p, क्योंकि दोनों सेम होगा। p विल बी q into d। अगर मैं इसको फिर से एक फ्रेश डायग्राम प्लॉट कर दूं लाइक दिस बेटा, if we plot the diagram, so it's a vector quantity ना, so p एक इधर की तरफ हो गया और एक p इधर की तरफ हो गया। तो अगर आप इसका रिजल्टेंट लोगे, नेट डाइपोल मोमेंट, so p net will be equal to √, p का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, because the angle between these two is 90 degree, है ना। so यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, नेट डाइपोल मोमेंट will be equal to √p, 2p, और p का वैल्यू हो गया q into d। सो कैन आई से कि जो मेरा नेट डाइपोल मोमेंट आएगा, दिस विल बी √2 q into d किलोमीटर्स। इज इट क्लियर एवरीवन? यस Yes, sir. समझ में आया सभी को आज का लेक्चर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, विल वाइंड अप फॉर टुडे। Yes. अगले दिन हम लोग और बात करेंगे। नहीं सर, तक दिस वीक सर इज ऑलरेडी मेंशन्ड ना इन द ग्रुप। Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. हाँ या वैष्णवी, आई अपलोड। ओके, बाय बाय एवरीवन। बाय। Bye, sir. हाँ बाय।